Hello everyone, this is my introduction class of physics, class 11, and I am starting with the syllabus and marking scheme, and then we will move to our unit 1 and we will start with chapter 2. As due to this corona, chapter 1 is omitted and we will start with the chapter 2. First we will discuss about marking scheme. As you are past your 10th class and now you will study separate subject like physics, chemistry and maths. So you will go through with 100 marks of physics only, where 70 marks is of theory paper and 30 is practical. 70 marks, we will not discuss here about practical marking, we will discuss only theory. 70 marks is of theory, where marks is divided like unit 1, unit 2, unit 3. ये सारा मिला के it is a marks of 23. Then unit 4, unit 5, unit 6 is of 17. And unit 7, unit 8, unit 9 is of 20 marks and unit 10 is of marks 10. तो हमारे को मूव करना है यूनिट के हिसाब से. यदि आप एनसीईआरटी से जाओगे तो देयर इज अराउंड 15 चैप्टर. तो यूनिट 1 जो है वो कितने चैप्टर इंक्लूड करती है, यूनिट 2 कितने चैप्टर, ये मैं आपको और आगे बता देती हूँ. मार्किंग स्कीम आप समझ गए हैं. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ये मिला के 23, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 मिला के 17, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 20 मार्क्स की है और यूनिट 10 जो है इट इज़ ओनली ऑफ 10 मार्क्स. ठीक है, मतलब आपको इस तरह से आपको 70 मार्क्स मिलते हैं फिजिक्स की थ्योरी के लिए. अब हम बात करते हैं यूनिट 1 की. यूनिट 1 जो है वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का इंक्लूड करती है. यदि आप एनसीईआरटी के बुक में जाओगे तो एनसीईआरटी के बुक में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है इट इज़ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, जो कि अभी ओमिट किया गया है. चैप्टर 2 जो है वो आपका है यूनिट एंड मेजरमेंट, जो हम पढ़ेंगे. फिर उसके बाद आता है आपका यूनिट 2. यूनिट 2 में आपके चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इंक्लूडेड है. ठीक है, चैप्टर 3 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड चैप्टर 4 है आपका मोशन इन अ प्लेन. इसमें से कुछ चीज़ें ओमिटेड है, वेलोसिटी, मोशन ऑफ फ्रेम और स्पीड. जो चीज़ें आप 9th में पढ़ के आए थे वो आप चैप्टर 3 में वापस से पढ़ते हो, तो वो चीज़ें यहाँ पर ओमिट कर दी गई हैं, सिर्फ ओनली फॉर दिस है. उसके बाद आप आ जाओ चैप्टर यूनिट 3 पे आ जाओ. यूनिट 3 इंक्लूड्स चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 है आपका लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, यूनिट नंबर 4 चैप्टर 6 को इंक्लूड करती है, वर्क एनर्जी थ्योरम. चैप्टर नंबर 7 जो है वो आपका यूनिट 7 है और चैप्टर 6 जो है वो आपका है चैप्टर 8 जो है वो आपका यूनिट नंबर 6 है. चैप्टर 6 है आपका ग्रेविटेशन और चैप्टर 7 है आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन मोशन. ये आपका पार्ट 1 यहाँ तक खत्म हो जाता है. यदि आप एनसीईआरटी की बुक की बात करोगे तो यू हैव 2 बुक्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 इंक्लूडेड चैप्टर 8, जहाँ तक आपका यूनिट 6 खत्म हो जाता है. बाकी यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 एंड यूनिट नंबर 9 एंड 10, these unit will be moved to part 2 of your NCERT. Okay, so you can note down or you can take a screenshot of this image, so you will be very much aware with the marking scheme. Unit 7 includes chapter number 9, chapter number 10 and chapter number 11, and same as unit number 8. Unit number 8 is of thermodynamics, which includes chapter number 12, same as chapter number 12, which is of kinetic theory, KT, which includes unit 9 and unit number 10. यूनिट नंबर 10 में इंक्लूड होते हैं चैप्टर 14 और चैप्टर 15. चैप्टर 14 आपका ऑसिलेशन है और चैप्टर 15 आपका वेव्स है. इस तरह से आपका पूरा जो सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइड है और लगभग 15 चैप्टर्स इसमें से बनते हैं. कोरोना की वजह से कुछ कंटेंट आपका ओमिटेड है. जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हम ओमिट चैप्टर को छोड़ेंगे और हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे. ठीक है, अब इसमें यदि आपको मार्किंग स्कीम में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे मेरे तो इस मार्किंग स्कीम में कहीं कोई कंफ्यूजन है यूनिट को लेके और चैप्टर्स को लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो आई विल सॉल्व आउट योर
problems or queries in my next video. Okay, so this is your marking scheme. प्रैक्टिकल का हम डिस्कस करेंगे बाद में, जब हम प्रैक्टिकल का वीडियो बनेगा या जब हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे क्लास में जाके। जब भी हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तब हम ये 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे। ठीक है, अभी हमें सिर्फ 70 मार्क्स समझने हैं। आप समझ गए ना, 23, 17, 20 और 10 ये टोटल करोगे आप तो आपका 70 मार्क्स आ जाएंगे। ओके One. Okay, now after discussing the marking scheme, आप समझ गए हैं कि आपका थ्योरी पेपर 70 मार्क्स का होने वाला है। और हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 हम नहीं पढ़ रहे हैं और ओमिट है वो सिर्फ इस सेशन के लिए, फिजिकल वर्ल्ड के नाम से। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 से, जो भी यूनिट 1 का एक पार्ट है। चैप्टर 2 का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, अब हम जब भी हम यूनिट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है वो चीज़ आती है कि यूनिट का मतलब होता है मीटर, सेंटीमीटर या किलोग्राम या सेकंड। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि यूनिट आखिर किस चीज़ की होती है। क्या सब चीज़ों की यूनिट पॉसिबल है? हर चीज़ की हम यूनिट ले सकते हैं? तो हम हर चीज़ की यूनिट नहीं ले सकते। हम केवल फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही मेजर करते हैं और उनकी ही यूनिट होती है फिजिकल क्वांटिटीज़। कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़? Physical quantities can be measured and physical quantities can have units. Why this is physical quantities? मतलब आप इनको ना देख सकते हो। एक सेंटीमीटर ये पेन है, आप इसे देख सकते हो। आप बोल सकते हो कि हाँ इसमें देयर इज सम लेंथ। फिजिकल क्वांटिटीज क्यों? फिजिकली, जैसे आप बोलते हो फिजिकली हम प्रेजेंट है, मतलब आप खुद से वहाँ पे किसी जगह पर आप हो, मौजूद हो, आप यू आर प्रेजेंट देयर। सेम चीज़ हम ऐसी क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं जो फिजिकली आप देख सकते हो, उनको समझ सकते हो और आप उनको नाप भी सकते हो, मेजर कर सकते हो। जैसे आपका ये पेन है, ये तो आप इसको देख सकते हो कि फिजिकली है यहाँ पे, और इसमें यहाँ पर कुछ लेंथ है, इसकी कुछ मोटाई है, इसमें मोटाई है, तो ये यहाँ पे सर्कल बन रहा है छोटा सा, ये यहाँ पर, इसका मतलब इसमें कुछ डायमीटर है। लेकिन यदि हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर हवा है, तो हवा किसी को दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। यदि हम बोल रहे हैं कि आज हम बहुत अपसेट है, तो अपसेट को किसने नापा? ऐसी फीलिंग्स जो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिनको हम नाप नहीं सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ में नहीं आती। सिर्फ मेजरेबल चीज़ें जो आप देख सकते हो, जिनको आप छू सकते हो, जिनको आप कैलकुलेट कर सकते हो, दीज आर फिजिकल क्वांटिटी। इसमें कुछ फंडामेंटल्स होती हैं। ठीक है, आप फिजिकल क्वांटिटी समझ गए। अब इसके दो टाइप होंगे, एक होगी फंडामेंटल और एक होगी डिराइव्ड। अब फंडामेंटल और डिराइव्ड में क्या डिफरेंस होगा? फिजिकल क्वांटिटीज हो गई दोज क्वांटिटीज विच कैन बी कैलकुलेटेड, विच कैन बी मेजर्ड फिजिकली। आप फिजिकली उसको मेजर कर सकते हो, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। उन फिजिकल क्वांटिटीज को आप किन्हीं फिक्स्ड यूनिट के साथ आप उनको मेजर करते हो। कुछ उसमें ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जो फंडामेंटल होंगी, जैसे आपका हो गया लेंथ, आपका हो गया वेट, उसके बाद आपका हो गया टाइम। लेंथ, वेट, टाइम, या वेट को आप ले सकते हो, मास भी बोल सकते हो। ऐसी चीज़ें जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, जैसे कि आपने हाइट की बात की या आपने इस मार्कर की बात की, इस मार्कर की बात की और इसकी आपको लेंथ नापनी है, मेजर करनी है, तो आप क्या करेंगे? आपको क्या ज़रूरत है? आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यू विल टेक अ स्केल एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 0 यू कैन कैलकुलेट द लेंथ। सीधा जो आया आपने नाप लिया, मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ किससे नापा? एक स्केल का यूज़ किया। और वो स्केल आपका सेंटीमीटर का भी हो सकता है, मीटर का भी हो सकता है, जो भी आपने यूनिट डिसाइड की होगी। कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर विच फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। दे आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज मेजर्ड इंडिपेंडेंटली
एंड कैलकुलेटेड इंडिपेंडेंटली सॉरी। ठीक है, हम एक बार फिर से समझते हैं। लेंथ है, लेंथ को आप नापने के लिए आपको कुछ और चाहिए नहीं चाहिए, आपको लेंथ को आपको नापना है तो आपके पास सीधे सेंटीमीटर स्केल होगा, आपके पास मीटर स्केल होगा, आप किलोमीटर में भी जा सकते हो। ठीक है, अब आप बात करोगे टाइम की। लेंथ की आप बात कर रहे हो, तो लेंथ को नापने के लिए आपको सिर्फ एक सेंटीमीटर स्केल चाहिए और उससे आप उसको लेंथ को नाप लोगे। ऐसे ही हम यदि आप बात करें किसकी, टाइम की। ठीक है, टाइम को नापने के लिए क्या आपको सेंटीमीटर स्केल चाहिए होता है? नहीं चाहिए होता है, आपको कुछ और चाहिए, कुछ वेट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपको सीधा एक घड़ी चाहिए और जो घड़ी आपको सेकेंड, मिनट और आवर्स में टाइम दिखा सकती है। कहने का मतलब ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज में फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको आप किसी और यूनिट से उनको आप एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। टाइम को आप सिर्फ सेकंड से ले रहे हो, इसमें कहीं भी हमने कोई दूसरा यूनिट नहीं लिया। लेंथ में हमने सिर्फ सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ही लिया, हमने इसमें कुछ और भी नहीं लिया। इसका मतलब क्या है, ये फंडामेंटल्स है। उसके बाद आप वेट की बात करो या किसी के मास की बात करो तो वो आप किस में लोगे? सॉरी, यहाँ वेट नहीं आना चाहिए, मास। वेट इंक्लूड्स ग्रेविटेशन, सो इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट मास। तो मास को आप किस में लोगे? मास को आप लोगे ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम। कहने का मतलब है कि देयर इज ओनली वन क्वांटिटी विच कैन एक्सप्लेन द मास। हम ये नहीं बोलते कि किसी का मास 10 किलो है या किसी का मास 10 ग्राम है, तो हम ये नहीं बोलेंगे 10 ग्राम 2 सेंटीमीटर। ऐसा कभी सुना ही नहीं, ऐसा कभी होता भी नहीं है। तो मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन होती है, इंडिपेंडेंटली लिखी जाती हैं। तो ये आपकी बेसिकली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ आ गया होगा फिजिकल क्वांटिटीज और इसका पहला टाइप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम आते हैं डिराइव्ड। इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है दे आर नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है फिजिकल क्वांटिटीज, इनकी यूनिट को आप बोलते हो बेसिक यूनिट्स। यदि आपको ये बोला जाता है कि व्हाट आर द बेसिक यूनिट, तो यूनिट विच कैन बी एक्सप्लेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इज नोन एज बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट कौन सी है? बेसिक यूनिट है आपकी क्वांटिटी, आपकी कौन सी हो गई है? फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपकी लेंथ है, एक आपकी मास है और एक आपकी टाइम। ये आपकी हो गई है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और इनकी जो यूनिट होंगी मतलब किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एक्सेट्रा, ये क्या है? बेसिक यूनिट है। मास आपका होता है किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम, ये जो है ये आपकी बेसिक यूनिट है। टाइम आपका होता है सेकेंड, मिनट और आवर्स। ठीक है, ये आपकी होती है फंडामेंटल यूनिट्स। फर्स्ट आपने देख लिया फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट या बेस यूनिट, जो कि सिर्फ इंडिपेंडेंट होती है, किसी दूसरी यूनिट पर डिपेंड नहीं होती है और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करके हमको बताती है। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया लेंथ, मास और टाइम, जो कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। लेंथ को नापना है तो आपको सिर्फ एक यूनिट चाहिए, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर एक्सेट्रा। टाइम को नापना है तो सिर्फ सेकेंड, मिनट और आवर। आपको इसके साथ कुछ और नहीं लग रहा है कहने का मतलब। अब हम ऐसी यूनिट्स की बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे कि जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम मार्केट में पूछते हैं कि भाई उसका एवरेज क्या है।
अब जैसे आप मार्केट जाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, जाते हैं, या हम मेनली हम व्हीकल की बात करें जो कि सब चलाते हैं गाड़ियां, सबको पता है। सॉरी। तो हम बात करते हैं कि एवरेज, तो वो बोलते हैं कि 30 किलोमीटर्स और 20 किलोमीटर्स या 18 किलोमीटर्स पर आवर या 20 किलोमीटर्स पर आवर। तो आप जब आपने उससे पूछा कि भाई गाड़ी का एवरेज क्या है, एवरेज आपने पूछा गाड़ी का, उसने बोला 30 किलोमीटर्स पर आवर। अब आप यहाँ देखो, ये क्या है आपकी, दिस इज फंडामेंटल यूनिट एंड दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट दो है यहाँ पर, तब आप ये बता पाए कि आपकी गाड़ी का एवरेज क्या है। तो इस तरीके से जो एवरेज है गाड़ी का वो क्या है, दो फंडामेंटल यूनिट को मिलके बना, इट मींस इट इज अ डिराइव्ड यूनिट्स। तो ऐसे यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट यूज होती है, दे विल नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। अब एवरेज ये आप सबको पता है। नॉर्मली यदि आप फॉर्मूले से जाओ, आप 9th में पढ़कर आ चुके हो, आपको स्पीड निकालनी है या वेलोसिटी निकालनी है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, है ना। आपने बोला गाड़ी का एवरेज 30 km/h, ठीक है। यदि हम फॉर्मूले से चले तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप क्या कर रहे हो, ये आपने डिस्टेंस बताई और ये टाइम बताया। आपकी डिस्टेंस है 30 और यहाँ पे टाइम आपका कुछ नहीं, मतलब 1 आवर, और डिस्टेंस आपने 30 किलोमीटर ली। मतलब आपका डिस्टेंस आपने ली है फंडामेंटल यूनिट, टाइम आपने लिया है फंडामेंटल यूनिट, जो मिला के आपको क्या बता रहे हैं, आपकी गाड़ी की वेलोसिटी। और जिसको आप लिखोगे कैसे, मेन है लिखना कैसे, किलोमीटर पर आवर। यदि आपने ये डिस्टेंस वाला जो पोर्शन है वो आपने लिया होता मीटर में, तो इट विल बी मीटर, और ये जाता है आपका सेकेंड्स में, क्योंकि ये एम्पियर सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर जब जाएगा तो ये सेकेंड में चला जाएगा। तो ऐसे डिराइव्ड यूनिट जो कि आपके फंडामेंटल यूनिट्स तो कॉम्बिनेशन होते हैं या उनकी हेल्प से डिराइव्ड होते हैं, नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। ये पूरा जो सिस्टम होता है, combination of fundamental units and derived unit is known as system of unit. यदि आपसे ये पूछा जाता है कि what is system of unit, तो you can say combination of fundamental units, system of unit क्या होगा, is equals to सम ऑफ क्या होगा, फंडामेंटल्स यूनिट प्लस डिराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल्स डिराइव्ड यूनिट और ये आपका फंडामेंटल यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट होता है कॉम्बिनेशन, अ सिस्टम विच इज इंक्लूडेड फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। बेसिकली हमने 3 देख ली है, उसके अलावा 7 मानी गई है जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। 7 यूनिट है, ये आपको सिर्फ जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको ये पता होनी चाहिए। वैसे मेनली 3 है जो मैंने आपको बता दी, लेंथ, मास एंड टाइम, 3 है। लेकिन साइंस के हिसाब से देयर आर 7 बेस यूनिट। 7 बेस यूनिट्स होती हैं जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, पेज नंबर 17 पर आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। हम यहाँ पर डिस्कस भी कर लेते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले होगी कौन कौन सी 7 यूनिट्स लेंगे हम, पेज नंबर 17 पर है, लेकिन हम आपको फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली होगी आपकी लेंथ, दूसरी होगी आपकी मास, थर्ड होगी आपकी टाइम,
फोर्थ होगी आपकी इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ होगी आपकी टेम्परेचर, सिक्स्थ होगी आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सेवेंथ होगी आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। So there are 7 fundamental physical quantities having 7 fundamental units: length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance, luminous intensity। इनका यूनिट क्या हो जाएगा? लेंथ का हो जाएगा आप मीटर में लोगे, मास आप किलोग्राम में लोगे, टाइम को आप आवर्स में लोगे या सेकंड में लोगे, उसके बाद आप इलेक्ट्रिक करंट आप एम्पियर में लोगे, टेम्परेचर आप केल्विन में लोगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप मोल में लोगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप किस में लोगे? कैंडेला में। लेंथ को आप लोगे मीटर, मास को आप लोगे किलोग्राम में, है ना, और इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है एम्पियर में, आप 10th में पढ़कर आए हो, टाइम को आप लोगे सेकेंड में, टेम्परेचर को आप लोगे केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप जब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है 10th में, मोल की आप बात करते हो कितने मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपकी हो जाएगी कैंडेला। ठीक है, तो देयर आर 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज विच इज हैविंग 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब आप इनको कॉम्बिनेशन से डिफरेंट डिराइव्ड यूनिट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब आप ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इफ देयर इज एनी क्वेरीज, एनी डाउट, तो यू कैन कमेंट on comment section so I can solve your queries and doubt in my next video, और you can also subscribe my channel। कुछ बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उन्हें अपने आप ये मिल जाएगा और नई वीडियोस आते रहेंगे कंटिन्यू। थैंक यू।